नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके आसान ट्रिक्स में। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान को भौतिक क्षेत्रों के रूप में 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी मैदानी भाग, तीसरा है मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र और चौथा भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इन 4 भागों के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास में अपने पेंजिया के विभाजन, उससे बना गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड पढ़ चुके हैं। बीच में 33 सागर की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इन 4 भूभागों का उद्भव या निर्माण हुआ, तो इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने लेते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। अब देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, यहां मरुस्थल शब्द का क्या अर्थ है? मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल होता है अनुपजाऊ जो भूमि होती है उसी को अपन कहते हैं मरुस्थल। यहां अपन बात करें तो यहां मरुस्थल है कौन सा? थार का मरुस्थल। ये अपना जो मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल है। अब बात करते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ये किसका अवशेष है? ये अवशेष है टेथिस सागर का। अवशेष टेथिस सागर। अब इस टेथिस सागर से इस क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बता दूं कि यह टेथिस सागर एक महासागर था। तो इस महासागरों में नदियों द्वारा जो तलछट, यानी जिनको बोलते हैं कि नदियों द्वारा अपने साथ जल के साथ मिट्टी जो बहाकर लाई जाती थी, वो मिट्टी से जब वो महासागर है उसका जो पार्ट है वो ऊंचा, क्योंकि लगातार जब उसमें मिट्टी गिरेगी तो उसका पार्ट है ऊंचा आ जाएगा, यानी वो महासागर एक दिन क्या हो जाएगा? बिल्कुल समतल हो जाएगा। ठीक ऐसा ही इस टेथिस सागर के साथ में हुआ। यहाँ इस सागर में जो नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती थी, उस मिट्टी से ये जो महासागर है बिल्कुल समतल हो गया। समतल हो गया तो नदियों ने अपना क्या किया? नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, यानी और किसी दूसरे रास्ते से बहने लगी। तो वहां क्या हुआ? अब यहां 2, एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का उद्भव हुआ और दूसरी तरफ हुआ पूर्वी मैदानी भाग का। यहां कौन सी नदी थी? यहां नदी बहती थी सरस्वती, जिसको वर्तमान में अपने गग्गर नदी के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में बहती थी। उसके बाद में ये विलुप्त हो गई, आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो इस का जो क्षेत्र था वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में इसका उद्भव हुआ। और यहां था गंगा और यमुना। इन नदियों ने अपना रास्ता चेंज किया, परिवर्तन कर लिया, और जो जहां पहले ये बहती थी वो क्षेत्र कहलाया पूर्वी मैदानी भाग। यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और पूर्वी मैदानी भाग दोनों किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर के ही अवशेष हैं। अब अपन आगे बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो राजस्थान के जो 33 जिले हैं उसमें से 12 जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वो 12 जिले कौन कौन से हैं वो इस प्रकार से अपने बात करते हैं।
एक सबसे ऊपर श्री गंगानगर, फिर बात करते हैं हनुमानगढ़। बिल्कुल शॉर्ट में मैं काल्पनिक ही बना रहा हूं मानचित्र, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना। चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके बाद में बात करें इधर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, ये एरिया है नागौर का, और ये एरिया रह गया पाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 राजस्थान के 12 ऐसे जिले हैं जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हालांकि वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें अब जयपुर, अलवर और इधर अजमेर, राजसमंद, सिरोही के जिलों में भी ये धीरे धीरे प्रवेश करने लगा है, लेकिन अभी तक ये 12 जिलों में ये पूर्ण रूप से ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल लगता है। अब देखिए यहां ये जो एरिया है इसको अपन मानते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यह है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को अरावली से अलग करती है। यानी इस वर्षा रेखा, इस रेखा से इधर है अरावली, इधर है मरुस्थलीय प्रदेश, और ये मध्य में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये राजस्थान को, ये इस भाग को, मरुस्थलीय भाग को अरावली से अलग करती है। ये थे 12 जिले। अब अपन आगे इससे बात करते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग है वो मरुस्थलीय है। फिर बात करें जनसंख्या में, जो कुल जनसंख्या है इसकी लगभग 40% जनसंख्या है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल अपने बात कर रहे थे, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। इसके अंदर पाकिस्तान, फिर भारत की अगर बात करें तो भारत में ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ये फैला हुआ है। यानी 4 राज्यों में ये फैला हुआ है और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। अब देखते हैं इसका जो उत्तरी भाग है, जिसको थली के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है इसका? थली। और जो दक्षिणी भाग है इसको कहते हैं तली के नाम से। और पाकिस्तान में स्थित थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस थार मरुस्थल की अगर ढाल की बात करें कि ढाल किस ओर है, तो ध्यान देना इसकी ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी याद रखना, घग्गर नदी जिसको भी पता हो, घग्गर नदी कहां से बहती है? ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इस ओर में ये बहती है। तो ध्यान रखना, जल हमेशा, पता है आपको, जल हमेशा निम्न धरातल की ओर बहता है। यानी ढाल जिस ओर होगा जल उसी ओर बहेगा। तो राजस्थान का ये जो मरुस्थल का ढाल है वो इस ओर है, यानी उत्तर पूर्व से किस ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर इसका
ढाल है। ठीक है, अब मरुस्थल की अगर बात करें, मरुस्थल के अंदर जो पौधे होते हैं उनको अपने मरुदभिद पादप के नाम से जानते हैं। मरुदभिद पादप, इसी में कांटेदार जो पौधे होते हैं, कांटेदार जो वनस्पति होती है, पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनको जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। किसके? जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो वनस्पति है, मरुदभिद वनस्पति है, ये जीरोफाइट है। ये राजस्थान में जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान बढ़ने से रोकने में सहायक है। रेगिस्तान बढ़ने में से रोकने में सहायक है। अब देखिए, रेगिस्तान का बढ़ना, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आया है कि रेगिस्तान का बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, यानी जो दोहरे हैं उनका आगे खिसकना, रेत का आगे खिसकना, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और ये रेगिस्तान का जो मार्च है, इसकी अवधि कब मानी जाती है? इसकी अवधि मानी जाती है मार्च से लेकर जुलाई तक। मार्च से जुलाई तक रेगिस्तान का जो मार्च है वो सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, रेगिस्तान का मार्च का अगर असली दर से अगर अपने को देखना हो तो अपने को जाना पड़ेगा नाचना गांव। नाचना गांव पड़ता है जैसलमेर के अंदर। यहां सबसे ज्यादा रेगिस्तान का मार्च होता है। दोबारा देखिए, मरुस्थल का, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल में मरुस्थल का हिस्सा कितना है? 61.11%। 40% जनसंख्या निवास करती है पाकिस्तान में। फिर भारत की बात करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी यह मरुस्थल फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को थली कहते हैं, तो दक्षिणी भाग को तली कहते हैं। तल, तल नीचे वाला भाग तल यानी तली। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनको मरुदभिद पादप कहा जाता है, यानी जीरोफाइट के नाम से इनको जाना जाता है। ये मरुस्थल को आगे बढ़ने में, रोकने में बड़े सहायक हैं। और आगे बढ़ने को ही रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है कि रेगिस्तान का मार्च की अवधि क्या है, तो मार्च से लेके जुलाई तक इसकी अवधि मानी जाती है। और नाचना गांव जैसलमेर में सबसे ज्यादा जो रेगिस्तान का मार्च है वो होता है। अब चलते हैं आगे। रेगिस्तान का मार्च है, रेगिस्तान का मार्च, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को ही तो मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मरुस्थलीकरण कहा जाता है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा तो उस प्रक्रिया को कहा है मरुस्थलीकरण कहा जाता है। अब देखते हैं कि मरुस्थलीकरण के कारक कौन कौन से हैं, किस वजह से जो मरुस्थल है वो आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में राजस्थान के 12 जिलों के अंदर है और धीरे धीरे काजरी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट दी है, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय है क्षेत्र वो 12 जिलों से बढ़कर आगे भी जिलों में ये बढ़ रहा है। देखिए, मरुस्थलीकरण, इसके कारक कौन कौन से हैं? पहला तो है वायु द्वारा। सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण हो रहा है वायु के द्वारा, लगभग 42.44% सर्वाधिक। प्रश्न कभी पूछे कि सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण में जो कौन सा कारक है, तो वह है वायु द्वारा। दूसरा नंबर आता है, अगर बात करें वैसे जल द्वारा भी मरुस्थलीकरण हो रहा है और इसका जो परसेंटेज है वो है 11.20%। फिर तीसरा नंबर आता है वनस्पति द्वारा। वनस्पति द्वारा भी मरुस्थलीकरण हो रहा है और इसका योगदान है 6.2%। कुछ हिस्सा इसमें रहता है क्योंकि राजस्थान की जो मरुस्थलीय भूमि है वो लवणीय भूमि है। लवणीयकरण भी इस मरुस्थलीकरण को बढ़ने में सहायक है और इसका योगदान है 1%।
और इसके बाद अगर अपन बात करें कि वायु के द्वारा, वायु के बाद में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो वो है मानव का, यानी अन्य सभी प्रकार के जो मानवीय कारक हैं उनका योगदान है 37.13%। अब देखिए, इन सभी के बदौलत अपना जो मरुस्थल है राजस्थान में वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इन्हीं वजह से राजस्थान में जो मरुस्थल है वो बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इससे आगे, मरुस्थलीकरण की वजह से राजस्थान के बिल्कुल एक जगह है, नाम आता है आपको समगांव। यहां से काफी संख्या में विदेशी पर्यटक यहां सम के धोरों का आनंद लेने के लिए आते हैं। यह सम का धोरा आज बिल्कुल पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र हो चुका है, पूर्णतया आबादी रहित क्षेत्र हो चुका है। तो पूर्णतया वनस्पति रहित इस क्षेत्रफल को माना जाता है सम गांव, जो जैसलमेर के अंदर है। अब देखिए, इसके बाद में अपन बात करें इस क्षेत्र की विशेषता, इस मरुस्थलीय क्षेत्र की अन्य क्या क्या विशेषताएं रही होगी। विशेषताओं की अगर बात करें, एक तो ये मुख्य मुख्य बातें इस बिंदु में अपन रखेंगे, जो इस टॉपिक में और भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो, एक तो ये जो किसका भाग है कि जो थार का मरुस्थल है वो किस मरुस्थल का भाग है। तो कहा जाता है कि अफ्रीका के ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग ही पूर्वी भाग, मरुस्थल का पूर्वी भाग है, वही है थार का मरुस्थल। अब बात करते हैं 2 नंबर कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। जितने भी मरुस्थल पूरे विश्व के अंदर है, अगर बात करें कि सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो नाम आपका आएगा थार का मरुस्थल। इसमें जो जनघनत्व है वो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी इसका जनघनत्व 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। फिर अपन बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की अन्य विशेषताओं की, तो यहां है लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र सबसे बड़ी विशेषता मुख्य मानी जाने वाली। अब देखिए, जैसलमेर के जो मोहनगढ़ और पोखरण, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, इसमें 60 × 80 मीटर चौड़ाई की एक क्या है, ये लाठी सीरीज क्षेत्र एक भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है। अब ये क्यों फेमस है? ये 3 बात के लिए फेमस है। एक घास के लिए फेमस है, दूसरा खनिज के लिए फेमस है, और तीसरा ये जल के लिए फेमस है। घास बोले तो यहाँ सेवण घास सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेवण को धामण, मुरात, करड़, अंजन आदि नामों से या आदि प्रकार के घास यहाँ पाए जाते हैं। खनिज की बात करें तो यहाँ रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर जो खनिज है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं।
और जल की बात करें, इस वीराने एरिए यानी जैसलमेर जैसे मरुस्थली इलाके में भी जल पट्टी के रूप में इसको लाटीसरी क्षेत्र को माना जाता है। और यहां जो जल पट्टी है उसके अंदर है चंदन नलकूप, चंदन नलकूप जिसको थार का घड़ा भी कहा जाता है। थार का घड़ा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था थोड़े दिन इससे पहले एग्जाम में कि रेगिस्तान का थार का घड़ा किसको कहा जाता है? चंदन नलकूप। और ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। थार का घड़ा यदि चंदन नलकूप है तो थार का जल महल कौन है? थार का जल महल यह है बाटाडू का कुआं। राजस्थान पुलिस भर्ती जो 2013 की भर्ती थी उसमें यह प्रश्न आया था कि थार का जो जल महल है वो किसको कहा जाता है? तो बाटाडू का कुआं। और ये कहां है? बाड़मेर के अंदर। ठीक, इसके बाद अपन चलते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे या बात करें सीमावर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है, चाहे वो पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र लें और चाहे वो भारत के या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र लें। इसके बाद हम बात करें कि इस मरुस्थल में रेडोन नाम की गैस निकलती है। अब इस रेडोन का यहां उपयोग क्या है कि रेडोन नाम की गैस निकलती है जो वर्षा लाने में सहायक है, वर्षा लाने में सहायक है। इसके बाद में बात करें कि वायुदाब का केंद्र, निम्न वायुदाब का केंद्र इसको माना जाता है। इसके बाद में बात करें कि दक्षिणी पश्चिमी हवाओं द्वारा निर्मित विश्व का एकमात्र मरुस्थल है, एकमात्र मरुस्थल इसको माना जाता है। तो ये थी इसकी मुख्य विशेषताएं। जो थार के मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में थी, तो थोड़ा सा कि एक तो ग्रेट पोलियो आर्कटिक जो अफ्रीका का एक मरुस्थल है उसका ही पूर्वी भाग ये थार का मरुस्थल माना जाता है। इसके बाद में बात करें कि सर्वाधिक आबादी वाला, घनी आबादी वाला जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। इसका जो जनघनत्व है वो 103 है। लाटीसरी क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल सहारे स्थित है। रेडोन नाम की गैस निकलती है जो वर्षा लाने में सहायक है। और निम्न वायुदाब का केंद्र यहां बनता है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं द्वारा निर्मित विश्व का एकमात्र मरुस्थल इसको माना जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो थार ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो समान भागों में बांटती है, या यूं कहें दो भागों में बांटते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? यानी इस मरुस्थल के दो भाग करने वाली वो जो वर्षा रेखा कौन सी है? वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को अरावली और मरुस्थलीय क्षेत्र को अलग करती है, जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय के दो भागों में बांटती है। पहला भाग है महान मरुभूमि, जिसको कहा जाता है
शुष्क मरुस्थल। और दूसरा भाग कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। इनको पूरे डिटेल में अपने आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इंतजार करते रहें और सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबा दें, ताकि जब भी ये आगामी जो वीडियो है वो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इस वीडियो से या इस क्लास से या इस टॉपिक से कदापि न चूकें। धन्यवाद।